अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज पुरानी तारीख रकम हुई है, नई तारीख नहीं। पुरानी इसलिए कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को आज एक बार फिर अदालतों से इंसाफ मिला है, और पुरानी इसलिए भी कि इससे पहले नवाज़ शरीफ को ही अदालतों ने नाइंसाफ़ी करते हुए न सिर्फ ये कि इक़्तिदार से निकाला था, बल्कि उनको एक सख्त सज़ा भी सुनाई थी। पहले तैयारा साजिश केस, हाईजैकिंग केस जो जनरल मुशर्रफ की फ़ौजी बगावत के बाद, कामयाब बगावत के बाद उन पर चला, और उसके बाद अब हमने देखा पनामा का केस जिसमें करप्शन के इल्ज़ामात लगे और 10 साल तक की कैद की सज़ा 2 मुख्तलिफ मुकदमात में सुनाई गई। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी उन अपीलों को बहाल कर दिया जो अपीलें इसलिए खारिज कर दी गई थी कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुजरम करार देते हुए उन अपीलों को खारिज कर दिया गया था, और कहा था कि जब भी वो वापस सरेंडर करेंगे तो उनकी अपीलें बहाल होंगी। नवाज शरीफ ने 4 साल जलावतनी काटी, और फिर उसके बाद जब वापस आए, सरेंडर किया, तो न सिर्फ ये कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें सुनने के लिए बहाल कर दी गई हैं, बल्कि उनकी ज़मानत भी कन्फर्म कर दी गई है। यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अब जेल नहीं जाएंगे, ज़मानत पे बाहर रहेंगे। और जो कुछ आज नैब के नए प्रोसिक्यूटर जनरल एहतसाम कादर ने कहा है, उससे तो लगता है कि शायद अब ये अपीलों का मंजूर होना भी एक रस्मी कार्रवाई रह गई है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और नवाज शरीफ की कानूनी टीम के अहम रुकन जनाब अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सहाफ़ी प्रोग्राम में। अता तारड़ साहब, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, एक बार फिर लग रहा है कि जैसे सब कुछ पहले भी हो चुका है, और तारीख़ अपने आप को न सिर्फ ये दोहरा रही है, बल्कि एक बार फिर जैसे मैंने पहले कि नई तारीख नहीं बल्कि पुरानी तारीख रकम हो रही है बार बार। तो आज के नवाज शरीफ के इस फैसले को कैसे देखेंगे? अब आपको अदालतों पे एतमाद उसी तरह बहाल हो गया है जिस अदालतों ने आपकी अपीलें बहाल कर दी हैं? देखिए, बड़ा टाइम लगेगा अदालती सिस्टम को अपनी साख बहाल करने के लिए। जब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बेटे से तनख्वाह ना लेने पर किसी को निकाला गया, एक तनख्वाह है ना, इट्स अनविड्रॉन रिसीवेबल। आपसे मैं बात इसलिए करूं कि आप लीगल नो हाउ रखते हैं। अनविड्रॉन रिसीवेबल क्या है? ना वो एसेट है ना वो लायबिलिटी है। एक रिसीवेबल पड़ा है जो आप रिसीव कर सकते थे, अनविड्रॉन है, पड़ा हुआ है। उसको डिक्लेयर ना करने पे खींच तान के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने नाहिल किया, जो कि ज्यादती है। पाकिस्तान में और कोई सियासतदान नहीं हुआ, केस पनामा का था, सजा इकामा में हो गई। उसके बाद क्या हुआ? ताहयात नाअहली भी हो। उसके बाद क्या हुआ? कहा कि गोल था ना, इलेक्शन से पहले 2018 से पहले नाहल करके सजा दे के रस्ते से हटाना है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन गई नैब को कि हम जीआईटी बना रहे हैं, जीआईटी हमें जब रिपोर्ट जमा कराएगी, आप रेफरेंस दायर करें, रेफरेंस जो है वो डे टू डे चलेंगे, हम उसको सुपरवाइज करेंगे। अब गजब खुदा का पाकिस्तान की तारीख में यह भी पहली मरतबा हुआ कि आपने डे टू डे ट्रायल नैब के किसी मुल्ज़िम का चलाया। ये भी पहली मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुपरवाइज करेंगे ट्रायल को। ये भी पहली मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जीआईटी बना के सजा की तरफ लेके जा रही है। ये भी पहली मरतबा हुआ कि आपने सजाएं दिलवा के उसकी अपीलें कई महीने लगने नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि जितना जुल्म और जितनी ज्यादती उस वक्त हुई थी, और मियां नवाज शरीफ को जिन लीगल चैलेंजेस का सामना था, और कोई उसके अंदर ऐसी चीज नहीं थी जो उन्होंने कंसील की और छुपाई, और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जब एवनफील्ड की अपील की, आज भी वो अपीलें रिवाइव हुई हैं, उन पे मावनत और एयानत का इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने वालिद की मावनत और एयानत की, एडिंग एंड अबेटिंग का लीगल टर्म्स में। तो बेंच ने कहा कि हम ये देखेंगे कि क्या वो जुर्म भी सरजद हुआ है जिसकी मावनत और एयानत का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा ये जुर्म साबित नहीं होता, इसलिए मावनत और एयानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम मरीम नवाज शरीफ को एवनफील्ड में बाइज्जत बरी करते हैं, कैप्टन सफदर को बरी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख में पहली मरतबा जो इतना जुल्म हुआ, और जुडिशल मर्डर भुट्टो साहब का, और उसके बाद ये जो सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, अरशद मलिक की वीडियो का मामला विंडिकेशन, शौकत अजीज सिद्दीकी की स्टेटमेंट का मामला विंडिकेशन, दिन ब दिन मियां नवाज शरीफ के बेगुनाही के सबूत आते गए, जो आज हम यहां पे पहुंचे। और ये अपीलें नई दायर हमने नहीं की, नवाज शरीफ साहब की अपीलें 5 साल पहले दायर थी, आज उनको रेजरेक्ट करने की अपील थी। मगर अता तारड़ साहब, ये मुकदमे वही हैं, अपीलें वही हैं, जजेस भी वही हैं, अदालतें भी वही हैं, क्या बदला है मासवाए नैब के कि जो पहले 4 साल तक आपका मीडिया ट्रायल भी किया, जेलों में भी गए, नवाज शरीफ भी गए,
और आज नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल कहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रेफरेंस दायर हुआ था नैब का। तो क्या नैब के खिलाफ, अदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या अब आपको कुछ नज़र आ रहा है तो आप सब कुछ माफ़ करने के तैयार हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नैब को हमेशा एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अगर आप वो जजमेंट पढ़ें, अब वो नैब नहीं, मैं वही अर्ज करूँ ना, मैं बाकी शोज पे तो शायद लीगल बातें नहीं करता आपके साथ, क्योंकि आप इसकी समझ बूझ रखते हैं, आपने कोर्ट रिपोर्टिंग की, आपका एक तजर्बा है। आप अगर जस्टिस मकबूल बाकिर की ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जजमेंट पढ़ें, उसमें उन्होंने नैब की इंसेप्शन, उसकी बिगिनिंग से शुरू किया कि इब्तिदा से लेके आज तक वो कैसे इस्तेमाल हुई एक सियासी इंजीनियरिंग के लिए, एक आला कार के तौर पर। देखिए, नैब ने जो केसेस बनाए थे उस वक्त के शहजाद अकबर के कहने पे, मुझे आप बता दें कि किसी सियासी मुखालिफ पे जब से नए चेयरमैन नैब आए हैं या नए पीजी आए हैं, मुझे बता दें कोई सियासी इंतकाम का केस बना हो, किसी के खिलाफ उन्होंने डे टू डे प्रोसीड किया हो, किसी को परसिक्यूट या प्रोसिक्यूट किया हो, नहीं किया। क्योंकि एक फेयर सिस्टम है, मौजूद हैं लोग जो ये दिल में एक लगन रखते हैं कि हक और सच पे फैसले होने चाहिए। अब देखिए ना, नैब ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की डायरेक्शन थी, हम क्या करते, हमारे पे प्रेशर था, और उस वक्त वो तैयबा साहिबा को रखा हुआ था वज़ीर आज़म हाउस में, और जो मामला चल रहे थे नैब के, उस वक्त की नैब ने बड़ी जुल्म ज्यादती की है। अब देखें ना, अगर कोई चीज़ अंडू होनी है और इंसाफ होना है तो फिर गलती का एतराफ़ करके आगे चलना होगा। मगर अता साहब, आप जजों के भी डसे हुए हैं, जर्नलों के भी डसे हुए हैं। पहले नैब का चेयरमैन एक जज था, अब एक जर्नल है। ये क्या तब्दीली क्या आई है कि नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज़ ही नहीं है जी नवाज शरीफ साहब को आप मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता क्या आई है? मैं नहीं समझता कि इसका इस बात से ताल्लुक है कि पहले जज था अब जर्नल है। पहले जो जज साहब थे उनके हवाले से हमेशा एक ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे, अपॉइंट हमने किए थे, शायद अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब की कंसल्टेशन से हुए थे, अभी भी नैब चेयरमैन आपने अपॉइंट किए और गलत हुए थे। हाँ। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों पे केसेस बनाए और लोगों को बंद किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं, जूरिस्प्रूडेंस आप देखिए कैसे डेवलप हुई, वो रिलीफ की तरफ डेवलप हुई। जो अभी जनरल साहब हैं, ये भी आपने अपॉइंट किया, जितना मैंने इनको देखा है, खुदा तर्स आदमी है, फेयर आदमी है, करियर अनब्लेमिश्ड है, और किसी किस्म की मुझे कोई नजर नहीं आता कि कोई इंतकाम की लगन या इंतकाम की कोई खुदा ना खास्ता हवस हो। ये नई पॉलिसी भी तो हो सकती है ना? पॉलिसी मेरा नहीं ख्याल, क्या ये एस्टैब्लिशमेंट की नई पॉलिसी है या चेयरमैन नैब की नई पॉलिसी? मैं ये समझता हूँ चेयरमैन नैब का एक ज़हन है, अच्छा, कि बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी जिसको ज़ेरे ताब लाया गया, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के इतने मसाइल पैदा हुए, बिजनेस कॉन्फिडेंस लो हुआ, उसको बहाल करना है। वो नैब के डर की वजह से हुआ था, नैब का वो खौफ खत्म करना है। ठीक है, मगर जहां पे केसेस हैं जेन्युइन, वो बिल्कुल प्रोसीड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा अता साहब, मुझे ये बताएं कि अब जी ये जो अपीलें हैं ये तो बहाल होगी, लेकिन अभी भी ये मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ, अब होगा क्या? ये जमानत कब तक मिली है नवाज शरीफ साहब को? देखिए, अगली तारीख तक मिली है। अभी ऑर्डर आएगा तो उसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, मगर मेरा ये ख्याल है कि एवन फील्ड में उन्होंने जो सज़ा मुअत्तली थी उसको बहाल किया है। अल अजीजिया में पंजाब गवर्नमेंट की कमेटी उस जमाने में बनी थी जिसमें मैं पेश होता रहा अमजद परवेज साहब। मतलब एवन फील्ड की सजा मुअत्तली बहाली से मुराद है कि एवन फील्ड की जो सजा थी वो मुअत्तल रहेगी? जी जी, जो पहले मुअत्तल थी वो मुअत्तल रहेगी और वो बेल कंसिडर होगी। ठीक है। और जो अल अजीजिया का केस है उसमें पंजाब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर मौजूद है, जो कमेटी बनाई गई थी, जो यास्मीन राशिद साहिबा ने हमारी वो बेल सुने बगैर कैंसिल की थी, वो उन्होंने कोर्ट को रेफर करके तो वो कंडीशनली उन्होंने वो हमारी अपील एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली और वो भी सजा मुअत्तली जो है उन्होंने वो कर दी है। तो अब ये ऑर्डर में देखना पड़ेगा कि वो उसको कैसे एड्रेस करते हैं। मगर ये जब 2 सजाएं आपकी मुअत्तल हो गई तो फिर मेरा ख्याल है प्रोटेक्टिव बेल वाली एप्लीकेशन इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। कब तक? अच्छा, मेरा तो ख्याल है वो इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। अब प्रोटेक्टिव बेल की जरूरत नहीं है ना, एक बंदे ने सरेंडर कर दिया, कोर्ट में कर दिया, मौजूद रहे, सजाएं 2 मुअत्तल हो गई, तो अब डे टू डे जो उनकी जो रेगुलर अपील्स हैं, ठीक है, रेगुलर अपील्स में एवन फील्ड का ऑर्डर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा जुर्म साबित नहीं होता। अल अजीजिया में भी हमारे पास बहुत सारा मवाद है, वो रिमांड भी हो सकता है। बिल्कुल, बट हम ये चाहते हैं कि हमें मेरिट पे सुना जाए और नैब को भी पूछा जाए कि जी नैब ने वो केसेस तब मवाद ना होते हुए क्यों बनाए और उजलत में क्यों बनाए और इतनी तेजी से कन्विक्शन की तरफ क्यों लेके गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अभी मौक़िफ़ नहीं दिया मेरिट के ऊपर। जी बिल्कुल नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अपीलें बहाल कर दी जाएं। तो क्या लगता है आपको कि नैब का मेरिट के ऊपर भी मौक़िफ़ बदल जाएगा?
देखिए, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल साहब एहतशाम कादर साहब जज भी रहे हैं, पंजाब में भी उन्होंने बतौर पीजी अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। एक फेयर आदमी है, मुझे नहीं लगता वो किसी से इन्फ्लुएंस होंगे, ना हमारे से, ना किसी हमारे मुखालिफ से, ना किसी और से। उन्होंने फेयर अपनी एक जजमेंट कायम करनी है। अभी जो उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से कहा, उन्होंने अपना एक माइंड इतना ज़रूर डिस्क्लोज किया कि जी सुप्रीम कोर्ट की हमें डायरेक्शन थी कि प्रोसीड करना है, तो हमने किया। अब मेरिट के ऊपर वो क्या सबमिशंस करते हैं, आज भी देखें ना, उन्होंने 1970 सुप्रीम कोर्ट का एक केस का हवाला दिया जिसके अंदर एक शख्स ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया था, और जो लोग कानून के सामने सरेंडर करते हैं उनको कोर्ट जो है वो रियायत देता है। मगर ये शायद पहली बार है, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ों को पॉइंट आउट किया कि सब कुछ पहली बार हुआ है। ये भी पहली बार हुआ है कि एक सजा याफ्ता मुजरम को एक तो बाहर जाने दिया गया, फिर वो वापस आए तो उनको वापस जेल में नहीं गए, उनको बेल दी गई और 4 साल बाद वापस आए। ये भी तो पहली बार है ना। देखिए ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्यों थे? हमने आज उन्हें यही कहा कि किसी आम शख्स का केस होता जब भी, अच्छा लो जेल ब्रेक, मैं आपको अब मैं कंपैरिजन ड्रॉ करता हूं। आप कानून के सामने से गायब कब होते हैं? या जेल ब्रेक की हो या आप सिरे से केस में ना आए हो। वो भी केसेस दिए कि जहां पे एक शख्स सिरे से नहीं आया, वो आके पेश हो गया तो उन्होंने कहा जी अब ये आ गया है, इसको सिंपैथेटिकली व्यू करें। सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया जहां पे उन्होंने उसको बेल दे दी, कन्विक्शन के बाद बेल दे दी। तो आज वो केस निकल आया ना, एक केस मौजूद था। तो देखें, ना जेल ब्रेक है, ना खुदा ना खास्ता है कि हम हाजिर ही नहीं हुए। हम 2 कोर्ट ऑर्डर्स की डायरेक्शन पे हम बाहर गए, हमने अपनी मेडिकल रिपोर्ट पीरियडिकली जमा कराई, हम वापस आए, कोर्ट में सरेंडर किया, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स हमने दोबारा जमा कराई, हम अपने कागजात हमारे पूरे हैं, इसमें कोई। अब ये बताएं कि अब नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, इमरान खान साहब अंदर हैं, तो ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं, अब देखे ना, एक शख्स जेल से निकलता है, रेप कर देता है या मर्डर कर देता है या अगवा बराए तवान कर लेता है, तो क्या इसलिए उसको ना पकड़ा जाए क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर या आपने इमेज देना है? 2018 में तो ये पीटीआई वाले ये दलील देते थे। नहीं, 2018 में पीटीआई वालों ने कभी ये दलील इसलिए नहीं दी क्योंकि कामयाब जब निकाला गया सबको नजर आ रहा था। देखिए ना, अब तोशा खाना की, मैं तो ये 20-25 हज़ार की घड़ी है जो पहनी हुई है, मैं महंगी घड़ी का मुझे शौक ही नहीं है, तो ये मुझे तो नहीं पता कि ये 2-2 करोड़ की घड़ियाँ, 60-60 करोड़ की घड़ियाँ होती हैं। ये तो ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अब बात ये है कि जब घड़ियाँ कोई सरबराह मुमलिकत आपको दे, मुझे अगर कोई दे तो मैं घर इसलिए लेके जाऊँगा उसकी पेमेंट करके 20%। ये फैसले तो नहीं, मैं देखें ना, सुन ले कि मतीउल्लाह जान साहब कभी चाय पे मेरी तरफ आए तो मैं दिखाऊं, मती साहब ये देखें, ये सऊदी वलीअहद ने मुझे दी है। उसको व्यापार बना के, कारोबार बना के, स्टेट के एक्सपेंस पे एक चीज आप उसको कम डिक्लेयर करके बेच दें तो आपको ना पकड़ा जाए, तो साइफर लहरा दें। अब देखें, पीटीआई इलेक्शन में होगी कि नहीं? मेरे ख्याल से, मेरी राय अगर आप पूछें, 9 मई के बाद कोई गुंजाइश नहीं। देखें, साइफर लहरा के पीटीआई कोई निकाल देंगे, पार्टी कोई निकाल देंगे। मैं ये समझता हूं कि जिस जमात ने साइफर के साथ खेला, और ये ऑडियो मौजूद है, जमात ने खेला या अफराद ने करता हूं कि ये साइफर है, मेरे हाथ में है, इसमें अमेरिका ने हमें थ्रेट किया है और ये हमने अब खेलना है इसके साथ। आपने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद आपने पार्टी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं किया। पार्टी के खिलाफ आप कह रहे हैं पार्टी को इलेक्शन, पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी केसेस चल रहे हैं। बात ये है, आप शहबाज शरीफ हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया। 9 मई के जो केसेस हैं, मुझे आप बताएं, 9 मई के हमलों की कोई जस्टिफिकेशन बनती है किसी भी कानून के तहत? तो आपने पार्टी के खिलाफ क्यों एक्शन लेना है? आप अफराद के खिलाफ, अफराद के खिलाफ हो, मगर अब अफराद रह ही कितने गए हैं? तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन की दौड़ में? देखिए, मैं समझता हूँ पीटीआई की वैसी वक़्त इसलिए खत्म हो गई है कि उसको बनाया गया था सियासी इंजीनियरिंग के तहत, इधर से बंदे पकड़े, उधर से बंदे पकड़े, जोड़ तोड़ करके एक इमारत बना दी। जितनी जल्दी वो खड़ी उतनी तेजी से वो गिरी है। लेकिन पॉपुलर तो अभी भी है। मेरा नहीं ख्याल, आप हमारा जलसा देख लें और मैं ऑन ग्राउंड बताऊँ आपको, मेरा हल्का मैं आपको बताता हूँ गुजरांवाला का, अभी मुकाबले में ये लोग नहीं हैं क्योंकि इनके बहुत सारे लोग या आईपीपी में चले गए हैं या वो 9 मई के चक्कर में या छुपे हुए हैं या इधर उधर हुए हैं। मैं ये समझता हूँ, और ये देखें किसके दबाव में, मैं शेख रशीद किसकी कस्टडी में थे? ओके, मैं ये जो है ना, शेख रशीद किसकी कस्टडी में, जो हर बात पे एस्टैब्लिशमेंट को दोष देने का रवाज। अच्छा, मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ ना, लोग कह रहे हैं ना तासुर, तासुर बनाते हैं इस तरह का। आपने कहा किसके दबाव पे? जो अलीम खान है या जहांगीर तरीन है,
क्या एस्टेब्लिशमेंट ने इनको इन पे केसेस बनाए थे? क्या उन्होंने इनको पार्टी से निकाला था? इमरान खान ने जाती दिलचस्पी लेके केसेस बनाए जहांगीर तरीन पे, अलीम खान पे। ये दो लोग हैं जिन्होंने पूरी पीटीआई बनाई थी, लोगों को शामिल कराया था, पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा किया था। जब इमरान खान ने इनको निकाला तो ये अपनी पार्टी ना बनाते, इन्होंने पार्टी बनाई है। नवाज शरीफ साहब इसी तरह वज़ीर आज़म बन जाएंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब को लोगों ने जो लाहौर में जिस मोहब्बत का इजहार किया है, और ये मैं नहीं कह रहा, न्यूट्रल लोग कह रहे हैं, मैं अपने हल्के से लोग लेके गया हूं, लोगों का जो रिस्पांस आया है, नवाज शरीफ दिलों का वजीर आज़म है। चलें जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। हम तो चाहते हैं कि लोग सिर्फ दिलों के वजीर आज़म ना रहे, लोग एक्चुअल वज़ीर आज़म रहे, मगर उसके लिए मुकाबला बहुत ज़रूरी है। मुकाबला करेंगे, मुकाबले में हरीफ का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल करेंगे। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेर अफजल मरवत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट साकिब बशीर से कुछ आज के जो अहम कार्रवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म की मौजूदगी, उससे मुतल्लिक़। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और उनकी कानूनी टीम के अहम रुकन, और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आज आप काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की बेल भी कन्फर्म हो गई है और अपीलें भी बहाल हो गई हैं, क्या आप कहेंगे इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि बेल के हवाले से तो ऑर्डर में शायद ये लिखा गया है कि बेल के हवाले से ऑर्डर दोबारा होगा, यानी कंफर्म नहीं हुई है। और मैं ज़ाती तौर पर फील ये कर रहा हूँ कि अगर अभी वो जेल जा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये जो मैं फील कर रहा हूँ बहैसियत एक वकील के या बहैसियत लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे बेशुमार केसेस हैं और इन दोनों ऑनरेबल जज साहिबान के सामने मैं बेशुमार दफ़ा पेश हुआ हूँ। मैं ये फील कर रहा हूँ कि शायद ये अगर इन्होंने ऑर्डर करना था ज़मानत का, तो वो आज इन्होंने साथ में अनाउंस भी करना था। अनाउंस न करके मुझे ये फीलिंग हो रही है कि शायद बेंच डिवाइडेड है, डाइसेंट है इसमें। अच्छा, ये मेरी फीलिंग है, गट्स फीलिंग कह दिया। लेकिन कोर्ट में तो अनाउंस किया है बेल का। साकिब बशीर साहब, क्या पोजीशन दी बेल के हवाले से? भी उन्हें अनाउंसमेंट तो की थी। नहीं, वो एक तो जजेस ने अनाउंस नहीं किया था, जो अदालती अमला रीडर ने उन्होंने आके बताया। ये बड़ा कैटेगोरिकली मैंने उनसे पूछा कि उनकी अपीलें बहाल हो गई, वो दरखास्तें मंजूर हो गई, उनका मंजूर हो गई। तो हमने कहा बेल का क्या स्टेटस है, उनको बेल बॉन्ड देने हैं, उनकी पुरानी सजा मुअत्तली बहाल हो गई है, ये क्या तोसी हुई है क्या? उन्होंने कहा उस हवाले से अभी फिलहाल कुछ भी नहीं, सिर्फ खबर जो है उन्होंने कहा यही है, ऑर्डर यही है, रिटन ऑर्डर आएगा उसमें सारी तफसीलात आ जाएंगी। तो इसलिए बेल वाली एक कंफ्यूजन जो है वो अभी मौजूद है कि उसका स्टेटस क्या होगा, वो पुरानी बहाल होंगी, नए फ्रेश बेल बॉन्ड होंगे या क्या होगा। और ये जो रीडर साहब ने आके ये फैसला सुनाया था, लेकिन आमन नज़ीर तारड़ साहब वहाँ मौजूद थे, अता तारड़ साहब मौजूद थे, और उन्होंने सबको ये बताया कि बेल हो गई है, कंफर्म है और अपीलें बहाल हो गई हैं। तो ये अब वर्ड ऑफ माउथ ही है। नहीं, ये क्योंकि उन्होंने जैसे ही ये कहा ना उनको कि आपकी जो दरखास्तें हैं अपील बहाली की वो मंजूर हो गई हैं, तो उसके बाद ये अपने मियां साहब हो गए, खुश हो गए सारे और एक दूसरे को मुबारकबादें देने लगे। लेकिन क्योंकि हमने तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर देनी होती है, तो एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा मैंने पूछा है और मुख्तलिफ टाइम पे पूछा है। अभी आ रहा हूँ हाई कोर्ट से भी जब निकला हूँ तो उस वक्त ही पूछा है कि बेल का क्या स्टेटस है, उनकी सज़ा मुअत्तली का, फ्रेश बेल बॉन्ड्स हैं क्या है। उन्होंने कहा है कि अभी फैसला सिर्फ इतना है कि उनकी दरखास्तें जो अपील बहाली की वो हमने मंजूर की है, बाकी चीज़ रिटन ऑर्डर में आएगी। देखिए, ये जो अपील बहाल हुई है ना और जिस पे ये मुबारकबाद दे रहे हैं, इस हवाले से मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये अपीलें बहाल होनी थी, कानून का तकाजा है, क्योंकि कन्विक्शन थी, 14 साल सजा थी और ये टेक्निकल ग्राउंड पे जो है नॉकआउट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये, और उस वक्त जब ये अपीलें दाखिल दफ्तर की थी, उस वक्त भी हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि ये जब वापस आएगा तो ये रिजरेक्ट करा सकता है। तो लिहाजा ये कोई कामयाबी नहीं है और ना कोई बड़ी विक्ट्री है, ये एक रूटीन का प्रोसेस है। आप ये कह रहे हैं कि वैसे मुल्ज़िम जब कोर्ट में आता है बेल के लिए तो अदालत कहती है अच्छा ठीक है हम बाद में फैसला करेंगे, क्योंकि बेल का फैसला तो मौके पे होता है। जो बेल का फैसला नहीं हुआ है, मैंने अभी घर में एक टीवी की जो मैंने पट्टी देखी, उसमें वो कह रहे थे कि उसमें ये लिखा है कि बेल का ऑर्डर जो है वो तहरीरी तौर पर जारी किया जाएगा। ये नहीं लिखा है कि बेल ग्रांट हुआ है, बेल ग्रांट नहीं हुआ है, या कोई डिसीजन जो है स्प्लिट है। मेरी अपनी ये फीलिंग है
देखिए मैं एक अर्ज कर दूं, मगर जो रिमार्क्स थे जजेस के कोर्ट की कार्रवाई के दौरान वो तो बड़े वाजे थे, और ख़ास तौर पे नैब की तरफ से भी ये कंसीड किया गया था प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से कि वो अपोज नहीं करेंगे, उनको नहीं मतलूब गिरफ्तारी जो है नवाज शरीफ की, और जजेस की तरफ से भी गिरफ्तारी है ना, ये तो नेब को मतलूब ही नहीं है। वो तो सजा के मामला तो पंजाब हुकूमत ने पहले मुअत्तल कर दिया। नहीं, ये जो सजा है, जब बंदा सजा हो जाता है और उसकी सजा सस्पेंड हो जाती है, तो फिर पुलिस का केस हो, FIA का हो, नेब का हो, ये इनका काम नहीं रहता, खत्म हो जाता है। उस बंदे का ताल्लुक अदालत से होता है। जिस अदालत ने उसको छोड़ा होता है वो उसको जवाबदेह हैं पकड़ना या न पकड़ना, ये उस अदालत की जवाबदेही दे। लेकिन जहां तक मियाँ साहब की बात है, मियाँ साहब के आज की जो प्रोसीडिंग या अभी तक जो हुई है, इसमें एक चीज़ अनहोनी है जो कि बहैसियत कानून से पेशे से वाबस्ता एक शख्स के मैं ये कह सकता हूँ अभी तक इस केस में कि जहाँ पे मुल्जिम की सज़ा एक दफ़ा मुअत्तल हुई हो 4 हफ्तों के लिए और इसके बाद 4 साल एब्यूज़ हुई हो, ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि दोबारा जो है उसके एब्यूज़ को नज़रअंदाज करते हुए उसको ये मौका दिया जाए कि जी आप फिर आज़ाद पे रहें। अगर यहाँ पे थोड़े से अक्ल के ये नाखन लेते नून वाले और वो कह देते कि जी रूटीन का प्रोसेस चलने दे, ज़्यादा से ज़्यादा ये जेल चले जाते। जेल ये इनके अपने इख्तियार में था, कोई भी जेल जाने से तो सारे ही सियासतदान डरते हैं ना, तूफान आ जाता है, अगर कोई जेल चला जाए तो आग लग जाती है, फौजी तनसीबात में हमले हो जाते हैं, तो ये भी तो होता है ना। लेकिन मैं कार्रवाई के दौरान जो रिमार्क्स हैं ना जजेस के, उनके हवाले से मैं साकिब रशीद साहब से जानना चाहूँगा। आपकी कार्रवाई ये आपने जो 9 मई की सिलसिला जोड़ ही दिया, तो बस एक चीज़ में आपको ये नहीं, गिरफ्तारी के ऊपर हुआ ना सब कुछ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज करूँ, आपसे भी मेरी ये तवक्को है कि हमेशा आप बड़े नाकिद रहे हैं अदालती निज़ाम के, और आपने बाद मौक़ों पे बड़ी सही बातें की हैं। तो लिहाजा अभी अगर आपकी अपनी दानिश में ये जो पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ का ये दौरा मेयार जो है वो पूरे मुल्क को नजर आ रहा है, ये अभी है या 2018 से है? हमेशा से ये और ये जो सादिक और अमीन करार दिया था इमरान खान को, ये भी वो दौरा मेयार में आता है या ये कुछ और है? अभी तो इमरान खान पे तो आप 1000 दफा बोले हैं। आज आपके बोलने का हक बनता है कि इस निज़ाम पे बात करें, ठीक है, जो मुस्तफीद हुआ है और जिसको ये रिलीफ दी गई है, आप ये हक बनता है। जी साकिब रशीद साहब, आज की कार्रवाई से क्या लग रहा है आपको? ये क्या बेल की सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है या बेल रिजेक्ट भी हो सकती है? क्या ये मुमकिन है? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि जो प्रोसीडिंग थी उसमें तो ऐसा कोई तासुर नहीं सामने आया, बल्कि जब नैब ने कह दिया तो नैब ने ये कहा कि हम गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम नहीं करते, इसकी एक्सटेंड नहीं करते, वो बहाल नहीं होती, तो फिर क्या पोजीशन है? फिर भी उन्होंने कहा बहाल हम जो है गिरफ्तार नहीं करेंगे। अपीलें बहाली पर उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो नैब थोड़ा सा वो कह रहा था कि हम नेक्स्ट तारीख पे बात करेंगे अपीलों पे, लेकिन अदालत ने आज ही पूछ लिया। तो उसमें जितनी भी वो थी प्रोसीडिंग थी उसमें वैसे ऐसा कोई तासुर नहीं मिला कि एक एक का कोई फैसला जो है वो आ सकता है या उनकी जमानत वाले मामले पे कोई जजेस के दरमियान कोई इख्तलाफ राय हो सकता है। आज की कार्रवाई की अहम बात शेर अफजल मरवत साहब जो थी वो नैब की एक पोजीशनिंग थी। एक नैब ने एक ऐसा मौक़िफ़ लिया जिसपे बहुत से लोग हैरान भी हुए कि पहले 4 साल क्या केस लड़ते रहे और भरपूर अंदाज से सजाएं भी दिलवाई गई, और आज एक नए प्रोसिक्यूटर जनरल आके कहते हैं कि हमें तो जी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे रेफरेंस दायर हुआ था, और ये भी कि हमें जो है कोई एतराज़ नहीं है अगर ये ज़मानत इनको दे दी जाती है या इनकी अपीलें बहाल कर दी जाती हैं। तो नैब की इस पोजीशन के ऊपर आप कैसे इसको देखते हैं? जी, नैब मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं इसके दौर में ये प्रोसिक्यूटर जनरल का ये बयान मेरे लिए इसलिए ताज्जुब है कि मैं चेयरमैन नैब को ज़ाती हैसियत में काफ़ी ज़माने से जानता हूँ, जो मौजूदा हैं, और मेरी तवक्को थी क्योंकि ये एक अपराइट सोल्जर रहे थे कि ये बतौर चेयरमैन ने वो भी अपने फ़राइज़ जो हैं वो पूरी ईमानदारी और पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ अदा करेंगे। ये जो आज बयान दिया गया है इसने एक दफ़ा फिर जो है नेब के इमेज को टार्निश किया है, इन्होंने पूरे इदारे को नुकसान दिया है। देखिए, नेब पहले दिन से, जब अभी वो नहीं पहुंचे थे कि नेब के प्रोसिक्यूटर पहुंच गए थे कि जी बगैर नोटिस के, और जो इनका कंडक्ट हैं पहले दिन से ये वाज़ेह हैं कि नेब जो हैं वो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त
कि मिस्दाक जो हैं वो तारड़ साहब से भी ज़्यादा तेज़ जा रही है, लेकिन इनको अपने इदारे के एहतराम और तवक़ीर का लिहाज ज़रूर करना चाहिए था। नेब के से कहलवाने के बगैर भी जो है इनका अपीलें बहाल हो जाती है, अपीलें बहाल हो जानी थी, रूटीन का काम है ये, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं अदालतों को फालतू में मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा कि ये आज फिर उन्होंने कोई ये गैर कानूनी रिलीफ दिया, लेकिन नेब को बोलने की न ज़रूरत थी ना अपना जो है इमेज जो है टारनिश करने की ज़रूरत थी। आज एक बात आपने नोट की होगी, चीफ जस्टिस साहब ने जो कमेंट दिए और पीजी को कहा कि जी आपको इनकी गिरफ्तारी पे इतराज़ है, तो ये बात उनसे पूछने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि नेब नोवेयर मैटर्स, कहीं पर इसका काम ही नहीं है गिरफ्तारी से, ये तो आपने रिहा किया था और आपने पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। अदालत तो पिछले 3 समातों में हर समात पे पूछती है, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए कि लोग ये समझे कि जी ये हमारा किया दरा नहीं होगा, ये नेब का किया दरा होगा। अच्छा, बहरहाल एक और दिलचस्प बात यह हुई कि नेब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनको अदालत ने एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी उनसे मशवरा मांगा, अमाइकस बना दिया उनको। अच्छा, प्रोसिक्यूशन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जहाँ पे फरीकेन मिल जाए आपस में, कलूजन हो, फिक्स मैच हो, अदालत के लिए इन हालात में मुनासिब होता कि ये 2 या 3 इमिनेंट क्रिमिनल लॉयर्स को जो हैं इस केस में एमाइकस क्यूरी बनाते। हाँ, जो प्रोमिनेंट लॉयर थे, प्रोमिनेंट लॉयर को ना बनाते। और जब ये प्रोमिनेंट लॉयर तो वो उनके सामने, चूंकि यहाँ पे अब कंटेस्ट करने के लिए कोई है नहीं, मगर ये पहली बार नहीं हुआ शरफ जब मरवत साहब फ्री, ये जो 2 अफ्रीकन आपस में कोलूजन कर जाते हैं, मिल जाते हैं। ये पार्लियामेंट हमला केस में सदर अलवी मुलज़म थे और पीटीआई के वकला जो थे वो प्रोसिक्यूटर थे, उसमें क्या हुआ वो भी आपको पता ही है। ये चीजें तो पनामा का जो मामला है जिसमें जो इमरान खान है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर थे, उस वक्त वो इश्तिहारी भी थे 2014 के केस में, सही है, और उनको सादिक और अमीन भी करार दिया गया था। जो है वो बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहती है ना, इतना तो कम से कम सियासतदान अब बर्दाश्त करने के आदी हो चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और आम मामलात हैं, ख़ासतौर पे साइफर का केस है, और फिर नवाज शरीफ साहब ने कुछ सहाफ़ियों के साथ एक इंतहाई गैर रस्मी किस्म की बात भी की है, वो भी बार बार सवालात की वजह से एक रिएक्शन था। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज कमरे अदालत में सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी कुछ किसी हद तक देते रहे, ज़्यादातर तो वो खामोश थे और जवाब नहीं भी देते थे। मगर एक सवाल जो मैंने उनसे किया शरफ जब मरवत साहब, मैंने कहा सिविलियन बालादस्ती के बारे में आप कायम हैं अपने मौके पे। उन्होंने कहा कि 1947 में जो पाकिस्तान बना है तो उस वक्त भी सिविलियन बालादस्ती थी और सिविलियन बालादस्ती की वजह से पाकिस्तान बना है। तो आप क्या कहते हैं कि मियाँ साहब और इमरान खान साहब दोनों सिविलियन बालादस्ती पे यकीन रखते हैं? मैं ये यकीन ज़रूर रखता हूँ कि जिन हालात ने पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जमहूरियत कार्ड पे यकजा किया था, आज मुल्क में फिर वैसे हालात हैं। अगर लीडरशिप, जितनी भी सीनियर लीडरशिप हैं और मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, वो ये इस मुल्क का भला चाहती है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी के बलबोते पे मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को जो हैं वो अपने रास्ते से इस तरह साफ़ करना शुरू कर दें कि आप ये समझें कि इससे आपको पॉलिटिकल मिलीव मिलेगा। तो आप तो इमरान खान से मिल के आए हैं, तो वो ये बात उनके ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं कि सारी पार्टियों? देखिए, खान साहब से मुसालियत पे बात हुई और खान साहब ये चाहते हैं, देखिए वक्त, हालात, हर चीज़ जो हैं वो इम्पेक्ट करती हैं आपकी सोच को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये शायद इस पे कायल हैं कि हमें जो है मुल्क के बेहतर और वसीतर मफाद में ये जो सियासी पोलराइजेशन है या जो नफ़रत की सियासत हैं, तमाम के साथ बिला तफरीक जो हैं बैठ के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। अच्छा। जिसमें SOPs डेवलप। ये खान साहब ने सजेस्ट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। खान साहब के मिलते जुलते नज़रियात हैं, मैं ये राउंड टेबल या ये अल्फाज तो मेरे होंगे, लेकिन खान साहब जो हैं वो ये नहीं समझते हैं कि हमें आने वाले इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसी ऑफेंसिव एक दूसरे को ऑफेंड करने की पॉलिसी, यानी कि वो जिनको चोर कहते थे अब उनके साथ बैठने को तैयार है? नहीं,
ये आपके सवाल का जवाब मैं कुछ इस अंदाज में दूंगा कि चोर की चोरी अपनी जगह, अच्छा, लेकिन अगर हमने अपने मुल्क को सही रास्ते पे, देखिए अब आपकी मईशत जो है थोड़ा लेट नहीं होगी खान साहब? वैसे देखिए अगर ये लेट हो गई है तो बुरी बात अगर है तो फिर तो आप तंज करें। नहीं ये लेकिन अगर अच्छी बात बहुत ताखीर से ये बात हो रही है और ये पहले होनी चाहिए थी। खान साहब जेल में भी ना जाते, 9 मई भी ना होता। और ये नफरत की सियासत किसने इसके बीच बोए? नफरत की सियासत जो है वो पाकिस्तान में हमेशा वो कुव्वतें पैदा करती हैं जो इस नफरत की सियासत से मुस्तफ़ीद होती हैं। तो आज मुलाकात हुई जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये उसी नई पॉलिसी का एक तसलसल है। जी, मैंने पहले भी ये इस हवाले से बात की थी कि जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, जुमात इस्लामी के साथ हमारे 1-2 राउंड हो भी चुके हैं। शेरानी साहब की जो पार्टी हैं और इसके अलावा जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी, इनकी हद तक हमारी डायलॉग होने के लिए बातचीत चल रही है जी। और हम ये चाहते हैं कि हमें भी और तमाम सियासी कुव्वतों को ये फैसला करना चाहिए कि आया इस तरीके पे चलते हुए क्या हम इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं या डिससर्विस कर रहे हैं, और क्या मुल्क के लिए अहम ज़रूरत ये नहीं है कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। मियाँ साहब के हवाले से हमारे ये खदशा ज़रूर हैं कि मियाँ साहब को आए हुए 6-7 दिन हो गए, अभी तक इसने इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। आज शायद रिलीफ मिली है तो उसके बाद नहीं मुनासिब नहीं ना, वरना आप कहते हैं कि ये तकरीरें करते हैं। देखें ये तो अभी तकरीर तो उन्होंने कर दी, लाहौर इलेक्शन की बात नहीं की है, न कोई दरख्वास्त दी है, न इलेक्शन कमीशन से कोई मुतालबा किया है। हमारे खदशात ये हैं कि जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है कह दिया कि सर्दियाँ होंगी, और इसके अलावा जो डिलिमिटेशन का सिलसिला जो है अभी तक किसी एक साइड पे बैठा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो निगरान अभी पॉलिसियाँ दे रहे हैं वो कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसियाँ मालूम नहीं होती हैं। खान साहब ने मेरे साथ लास्ट मीटिंग में ये कहा था और फिर कल उन्होंने दोबारा कि उनको ये लगता है कि ये लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को जो है केसेस ख़त्म करवाने के लिए लाया गया है, जिसके बाद उनका भी ये मुतालिबा होगा कि इलेक्शन को 1.5 साल की। चलें जी, हमारी दुआ है कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी केसेस इसी तरह ख़त्म कर दिए जाएँ जिसमें तमाम सियासी जमातें राजीबाजी होंगी। मगर नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से एक सवाल के जवाब में ये ज़रूर कहा कि पहले यहाँ से फ़ारिग हो जाए, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर बात करेंगे। प्रोग्राम सहाफ़ी से इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।